जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब यानी मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। तो इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर। तो उन्होंने मियामी ओपन 2026 का टाइटल जीता है। और ये जो मियामी ओपन है ये हर साल अमेरिका में आयोजित किया जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है। तो पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। उन्होंने चेक गणराज्य के जिरी लेहिका को हराया था। अगर हम महिला एकल की बात करें तो आर्याना सबालेंका ने जीता है जो कि बेलारूस की हैं। और आर्याना ने किसको हराया है? अमेरिका की कोको गॉफ को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप स्टार जरूर लगा लें, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो जो एबेल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये 2026 में गेर्ड फाल्टिंग्स को प्रदान किया गया है जो कि जर्मनी के गणितज्ञ हैं। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है जो कि आपको स्टडी करके ऐप पर मिलेगी वो लॉन्च कर दी गई है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉन्च कर दी गई है। तो आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करें, फिर इसके बाद ई बुक वाले सेक्शन पर जाएं तो आपको ये PDF मिल जाएगी, यानी कि ये ई बुक आपको मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो माधवपुर मेला हर साल गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है। तो गुजरात राज्य का जो पोरबंदर नामक स्थान है वहाँ पर माधवपुर मेला हर साल आयोजित किया जाता है और यह मेला 5 दिनों तक चलता है। तो यह भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह को याद करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2027 का फर्स्ट फेज यानी पहला चरण कब शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका 1 अप्रैल 2026। तो दोस्तों जो जनगणना 2027 है ये 2 चरणों में आयोजित की जानी है। तो इसका जो पहला चरण है ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और इसका पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि 2027 की ये जो जनगणना है यह भारत की 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद भारत की 8वीं जनगणना है। 2027 की जनगणना में 33 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 33 सवाल जारी किए गए हैं। वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका शीतल देवी। तो भारत की पैरा तीरंदाज हैं शीतल देवी, तो उन्हें पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। और ये सम्मान उन्हें किसने दिया है? तो वर्ल्ड आर्चरी ने दिया है। शीतल देवी का संबंध जम्मू कश्मीर से है। अगला क्वेश्चन है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय सेना को प्रहार LMG सौंपी है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता है 1000 मीटर की। तो दोस्तों अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारतीय सेना को 2000 प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंपी है। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रहार या प्रहार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइट मशीन गन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनेंगे? आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। तो जो रविचंद्रन अश्विन है ये अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में खेलेंगे और वो पहले ऐसे इंडियन क्रिकेटर बनेंगे जो इस प्रतियोगिता में खेलेंगे। रविचंद्रन अश्विन ने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था
और इसके बाद उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है उसमें खेलने के लिए अप्लाई किया था और वो टीम से भी जुड़ गए थे, लेकिन हेल्थ कारणों के कारण वो ये बिग बैश लीग नहीं खेल सके थे। अब वो मेजर लीग क्रिकेट खेलेंगे जो कि अमेरिका की लीग है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ IPL वगैरह होता है उसी प्रकार से अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट होती है, तो अब वो उसमें खेलने वाले हैं। और मेजर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में वो किस टीम की तरफ से खेलेंगे, तो फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स टीम से खेलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रूस ने 1 अप्रैल से किस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा पेट्रोल निर्यात, यानी पेट्रोल एक्सपोर्ट पर रूस ने 1 अप्रैल 2026 से प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। यानी कि रूस 1 अप्रैल से पेट्रोल को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन यह एक अस्थायी प्रतिबंध है और 31 जुलाई 2026 तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को गिरफ्तार किया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली जी, उनको कुछ समय पहले गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में नई सरकार बन गई है, बालेन साय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और जैसे ही बालेन साय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको याद होगा कि सितंबर 2025 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जैन जी प्रदर्शन हुआ था, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। काफ़ी मतलब जो वहाँ की संपत्ति है उसको हानि पहुँची थी। ठीक है, और जब ये वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था उस समय पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली थे। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा कोबा, गांधीनगर, गुजरात में। तो गुजरात के गांधीनगर में जो कोबा नामक स्थान है वहाँ पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो सम्राट संप्रति हैं ये सम्राट अशोक के पौत्र हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। और सम्राट संप्रति किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। ठीक है, यानी कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और सम्राट संप्रति ने जैन धर्म का प्रचार किया था, इसलिए सम्राट संप्रति को जैन धर्म का अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर एक म्यूजियम बनाया गया है, वो बनाया गया है गांधीनगर के कोबा में और इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरीनाम। तो सूरीनाम के फॉर्मर प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया है। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं और इनके जो पूर्वज थे ये बिहार से संबंधित थे। ठीक है, इतनी बात भी आप याद रखिएगा। और ये 2020 से 25 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विली वॉल्स को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडिगो। तो इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, तो उसके जो CEO बने हैं वो बने हैं विली वॉल्स। तो हाल ही में कुछ समय पहले पीटर एल्वर्स ने CEO के पद से इस्तीफा दिया था। अब उनके स्थान पर विली वॉल्स को इंडिगो का नया CEO नियुक्त किया गया है। विली वॉल्स का संबंध आयरलैंड से है। अगर हम बात करें इंडिगो की तो इसका पूरा नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल इसके संस्थापक हैं। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, उच्चराल न्याम ओशोर को किस देश का 35वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो मंगोलिया के 35वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उच्चराल न्याम ओशोर। मंगोलिया की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और उलान बातर इसकी राजधानी है और उखनागिन खुरेलसुक यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं और तोग रोग यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके नॉर्थ में है रसिया और साउथ में है चाइना। गोबी डेजर्ट इसके साउथ पार्ट में है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन की रिपोर्ट के अनुसार
भारत में 2025 में कितनी बार इंटरनेट बंद हुआ है या कितनी बार इंटरनेट शट डाउन हुआ है? आंसर हो जाएगा 65 बार। तो दोस्तों, एक्सिस नाउ ने हाल ही में इंटरनेट शटडाउन की एक रिपोर्ट जारी की थी, तो उसमें भारत दूसरे नंबर पर है, यानी कि भारत में जो इंटरनेट बंद हुआ है 2025 में वो 65 बार हुआ है। तो पहले स्थान पर म्यांमार है जहां पर 95 बार हुआ है, फिर उसके बाद इंडिया है जहां पर 65 बार हुआ है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है जहां पर 20 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार किस शहर को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा अमरावती। तो दोस्तों, अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 के तहत। देखिए दोस्तों, 2014 में भारत का एक नया राज्य बना था जिसका नाम था तेलंगाना। जब तेलंगाना राज्य बना तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की एक ही राजधानी बनाई गई, वो बनाई गई हैदराबाद, और ये 10 साल के लिए राजधानी बनाई गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनी वो बनी अमरावती। अब संसद में एक विधेयक आया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026। तो इसके तहत अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है और इसे कानूनी मान्यता दी गई है। टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुधा मूर्ति जी के द्वारा टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक को लिखा गया है। सुधा मूर्ति की बात करें तो वो वर्तमान में राज्यसभा की सांसद हैं, भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और इन्फोसिस फाउंडेशन की वर्तमान में चेयरमैन भी हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला कांच का पुल किस झील पर बनाया जाएगा? तो ये सतलुज झील पर बनाया जाएगा। तो पंजाब सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि रोपड़ जिले के नांगल कस्बे में जो सतलुज झील है उस पर कांच का पुल बनाया जाएगा। इस प्रकार से ये नॉर्थ इंडिया का पहला कांच का पुल होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस सेकंड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा नासा। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा आर्टेमिस सेकंड मिशन को लॉन्च किया गया है। तो आर्टेमिस सेकंड मिशन के तहत जो 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं स्पेस क्राफ्ट से, तो वो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाएंगे और फिर चंद्रमा की परिक्रमा लगा करके ये फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। तो ये है आर्टेमिस सेकंड मिशन। इसको 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था, नासा ने इसको लॉन्च किया है। 10 दिन का ये मिशन है और SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम नामक रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। ओरियन इसमें स्पेस क्राफ्ट यूज हुआ है और कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था जो कि फ्लोरिडा अमेरिका में है। इसमें जो 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं वो कौन कौन है? तो रीड वाइजमैन हैं जो कि मिशन कमांडर हैं, विक्टर ग्लोवर हैं ये पायलट हैं, और विक्टर ग्लोवर जो हैं ये पहले आश्वस्त व्यक्ति हैं जो चंद्रमा की ओर गए हैं। तीसरा नाम है क्रिस्टिना कोच का, ये मिशन विशेषज्ञ हैं और ये चंद्रमा की ओर जाने वाली पहली महिला हैं, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। चौथा नाम है जेरेमी हैंसन का, ये मिशन विशेषज्ञ हैं और ये चंद्रमा की ओर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी हैं, इनका संबंध कनाडा से है। अगला क्वेश्चन है, मोलुक्का सागर में रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, यह किस देश में है? तो यह इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के पास में मोलुक्का सागर है, यहाँ पर कुछ समय पहले 7.4 तीव्रता का अर्थक्वेक आया था और ये 2 अप्रैल को आया था और इसके कारण इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया में सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितना हो गया है? तो 38,424 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, यानी कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट अब कर रहा है। आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में सुना ही होगा कि भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात कही है। इससे पहले भारत फिलीपींस को भी ब्रह्मोस मिसाइल दे चुका है। इस प्रकार से बहुत सारे देशों को भारत डिफेंस से संबंधित जो सामान है वो एक्सपोर्ट करता है। तो अब भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये 38,424 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि भारत बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो
इंपोर्ट करने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यानी हथियारों का आयात करने में भारत दूसरे नंबर पर है दुनिया में। और दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात कौन सा देश करता है वर्तमान में? वो करता है यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका धीरज सेठ। तो धीरज सेठ को हाल ही में इंडियन आर्मी का वाइस चीफ बनाया गया है। ठीक है, यानी कि अब भारतीय सेना के जो उप प्रमुख बन गए हैं वो धीरज सेठ बने हैं। उन्होंने पुष्पेंद्र सिंह का स्थान लिया है। भारत में सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी। तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी सर्वोच्च सेनापति हैं। वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और महानिदेशक सैन्य अभियान है यानी DGMO हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। तो दोस्तों, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का जो आयोजन है ये हुआ है छत्तीसगढ़ में, और इसकी जो मेडल टैली है उसमें पहला स्थान हासिल किया है कर्नाटक राज्य ने। चलिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हैं ये पहली बार भारत में आयोजित किए गए हैं, यानी ये इसका फर्स्ट एडिशन था। और इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगोजा में हुआ है। और इसका आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल तक हुआ है। मोरबीर की बात करें तो ये इसका मस्कट था, और इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती ये सभी खेल शामिल किए गए थे। इसके अलावा मलखंब और कबड्डी को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। तो मेडल टैली देख लेते हैं। तो कर्नाटक पहले स्थान पर है जिसने 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से 38 टोटल मेडल जीते हैं। ओडिशा दूसरे नंबर पर रहा है जिसने टोटल 57 मेडल जीते हैं। झारखंड तीसरे नंबर पर रहा है जिसने 35 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र चौथे पर रहा है जिसने 20 मेडल जीते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसने टोटल 11 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। INS तारागिरी को नौसेना में विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। इसे किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करें कि जो INS तारागिरी है इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और कहाँ पर शामिल किया गया है? विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। जो INS तारागिरी नामक पोत है उसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। पोत बनाए जाने हैं तो उन्हीं में से एक है INS तारागिरी, और ये पूरी तरह से इंडिजीनियस है यानी स्वदेशी है। इसके अलावा 3 अप्रैल को भारतीय नौसेना में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन को भी शामिल किया गया है। तो INS अरिदमन एक पनडुब्बी है और INS तारागिरी एक नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है। अगला क्वेश्चन है, NCERT को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत मान्यता विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय ने NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का हाल ही में स्टेटस प्रदान किया है। यानी कि अब जो NCERT है वो UG, PG और PhD के जो कार्यक्रम है वो शुरू कर सकेगा। इसके अलावा अब इसको नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अन्य यूनिवर्सिटी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। NCERT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन के क्षेत्र में रिसर्च करने का काम NCERT का होता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य ने किस उत्सव को मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया है? आंसर हो जाएगा दिवाली। तो दोस्तों, भारतीय त्योहारों की जो धमक है वो पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। तो अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में दिवाली को हाल ही में मान्यता प्रदान की गई है, और वहाँ पर मान्यता देने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें ये बताया गया था कि जो दिवाली है वो भारतीय परंपरा के सबसे बड़े
और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। ठीक है, तो नेब्रास्का राज्य में दिवाली को हाल ही में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज फर्स्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने किया है और इस एयरपोर्ट को 4 फेज में बनाया जाना है और इसका जो पहला फेज है ये बनकर के तैयार हो गया है, तो उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया है। और ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये यूपी के जेवर में स्थित है। जब ये बन जाएगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। अभी चाइना का जो बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस म्यूजियम ने भारत को प्राचीन मूर्तियां लौटाने की घोषणा की है? तो स्मिथसोनियन का जो नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट है उसने भारत की जो प्राचीन मूर्तियां हैं उसको लौटाने की बात कही है। देखिए 1956 से लेकर 1959 तक मंदिरों से कुछ मूर्तियां चुराई गई थी और अब ये मूर्तियां जो हैं ये स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट में रखी हुई हैं। तो इस म्यूजियम ने इन मूर्तियों को भारत को वापस करने का फैसला लिया है। ये जो मूर्तियां हैं इनमें 9वीं शताब्दी की शिव नटराज की कांस्य प्रतिमा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 12वीं शताब्दी की शिव और उमा की सोम स्कंद प्रतिमा है और 16वीं शताब्दी की संत सुंदरार और परवी की प्रतिमा शामिल हैं। तो ये प्रतिमाएं भारत को वापस लौटाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के ब्रॉडकास्ट से प्रतिबंध हटा दिया है? आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने पहले ये कहा था कि जो आईपीएल है वो उनके देश में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद उनको कुछ बातें समझ में आई कि हाँ इससे तो हमें ही नुकसान हो जाएगा, तो फिर कहा भैया आईपीएल जो है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये पलटी मारी है किसने? बांग्लादेश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हार्दिक सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आप क्या बताएंगे? हॉकी से है। तो देखिए दोस्तों, हॉकी इंडिया के द्वारा 2025 के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया गया है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर महिला का अवार्ड नवनीत कौर को दिया गया है और प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष का अवार्ड हार्दिक सिंह को दिया गया है। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद अवार्ड जफर इकबाल को दिया गया है और गोल कीपर ऑफ द ईयर 2025 बिचू देवी खारीबाम बनी है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में सबसे सुरक्षित देश कौन रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसलैंड। तो हाल ही में दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 जारी किया गया है और इस सूचकांक में ये देखा गया है, इस बात का आकलन किया गया है कि किस देश का जो फूड सिस्टम है वो क्लाइमेट चेंज से कितना ज़्यादा अफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 यानी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में सबसे सुरक्षित देश कौन रहा है? आंसर हो जाएगा आइसलैंड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 जारी किया गया है और इस सूचकांक में ये देखा गया है कि किस देश के फूड सिस्टम पर जलवायु परिवर्तन का कितना प्रभाव है। तो इसके आधार पर जो आइसलैंड है वो सबसे सुरक्षित देश है और सोमालिया सबसे असुरक्षित देश है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण खाद्य सुरक्षा में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और भारत को मध्यम स्तर की खाद्य सुरक्षा श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में कोविड-19 का कौन सा प्रकार तेजी से फैल रहा है? तो BA.3.2 का जो प्रकार है वो तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका में कोविड-19 के एक वेरिएंट BA.3.2 का
के कुछ मामले देखे गए हैं वहाँ पर, और इसको सिकाडा नाम भी दिया गया है, यानी कि जो BA 3.2 है इसे सिकाडा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में कोविड-19 का कौन सा प्रकार तेजी से फैल रहा है? आंसर हो जाएगा BA 3.2। तो दोस्तों, अमेरिका में कोविड-19 का एक प्रकार तेजी से फैल रहा है जिसका नाम है BA 3.2। इसे सिकाडा नाम भी दिया गया है। वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि यह बीमारी अधिक गंभीर नहीं है। सबसे पहले अफ्रीका में यह पहचाना गया था और यह वेरिएंट अब 23 देशों और अमेरिका के कई राज्यों में पाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मिन आंग ह्लांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये म्यांमार देश के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि म्यांमार जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में है। पहले इसे बर्मा बोला जाता था। नेपीदा यहाँ की राजधानी है। यंगून यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। न्यू शाव यहाँ के PM है और क्यात यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देश चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस है। भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार की सीमा मिजोरम की जो सीमा है वो म्यांमार के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन कौन बने हैं? तो वो बने हैं किमी एंटोनेली। तो दोस्तों, इटली के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं किमी एंटोनेली। तो उन्होंने हाल ही में जापान ग्रैंड प्रिक्स को जीता है और 19 साल की उम्र में उन्होंने इसको जीता है। इस प्रकार से वो फार्मूला 1 जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात नारेल आया था, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से को इसने काफ़ी प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, विजय पथ सिंघानिया किस कंपनी से जुड़े थे जिनका निधन हो गया है? तो वो रेमंड ग्रुप से जुड़े थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है और आपको याद रखना है कि 2006 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंचल कुमार को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव बने हैं। लद्दाख पर्यटन विभाग ने किस उत्सव को मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, लद्दाख पर्यटन विभाग के द्वारा खुबानी उत्सव मनाया जाएगा। कौन सा उत्सव दोस्तों? खुबानी उत्सव। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच खेला गया था। साउथ अफ्रीका ने 346 रन बनाए थे, उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 350 रन बनाए। इस प्रकार से ये महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट हासिल करने का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा के बीच ऐतिहासिक बॉर्डर रोड कब से बंद की जा रही है? तो ये 1 जुलाई 2026 से बंद की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही यशोदा और कृष्णा पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा के द्वारा 1890 के दशक में एक बहुत ही बेहतरीन मनमोहक पेंटिंग बनाई गई थी जिसका नाम है यशोदा और कृष्णा। तो इसको हाल ही में 167 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इस प्रकार से ये भारत की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग बन गई है। इसको किसने खरीदा है? तो साइरस एस पूनावाला ने खरीदा है, जो कि साइरस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स पर जाएं तो आपको यहाँ पर लूसेंट का कोर्स मिल जाएगा। इसमें 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इसके लिए होली 900 कूपन कोड यूज करना है और इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे जिसमें 4-5 चीज़ें आपको एक साथ मिलती हैं। तो कॉम्बो पैक को आप ज़रूर ज्वाइन करें। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जब आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से रैंक भी जारी की जाती है। और दोस्तों आपको बता दें कि मार्च 2026 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है
वो लॉन्च कर दी गई है, तो इसको जा कर के आप प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आर्टेमिस सेकंड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका नाम है स्टडीकर ऑफिशियल। और आपको बता दें कि हमारी जो PDF है वो आपको अब स्टडी करके ऐप पर मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर और स्टडी करके ऐप पर आपको PDF मिलेगी। तो आप ऐप पर ज़रूर जाएं, ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, तो इनको भी आप